हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं क्लास 10th के ग्रेविटेशन चैप्टर से पार्ट 4 पर थोड़ा सा आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। ए, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए जी की वैल्यू जो है वो कैसे कैसे बदलती है वो हमें देखना है। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लास्ट वीडियो में हमने देखा। तो change along the surface of the earth, will the value of g the same everywhere on the surface of the earth? The answer is no। देखिए अर्थ के सरफेस पर हर जगह पर g की वैल्यू क्या ठीक मतलब सेम रहेगी? नहीं, वो बदलती जाएगी। इसका रीजन क्या है? द रीजन इज दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल एंड सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर्स समवॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, वो थोड़ा सा ओवल शेप का है। देखिए इस तरीके से अंडे का जैसा शेप होता है ना, वैसा शेप है। यहाँ पर बल्ज हुआ शेप है और यहाँ पर चपटा है थोड़ा सा, या पोल्स की जगह पर थोड़ा सा चपटा शेप है और यहाँ पर बल्जी शेप है थोड़ा सा। इक्वेटर के पास बल्जी शेप है और पोल्स के पास चपटा हुआ है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर पोल्स के पास अर्थ की रेडियस सबसे छोटी होती है, सबसे कम होती है अर्थ की रेडियस, और इक्वेटर के पास अर्थ की रेडियस सबसे ज़्यादा होती है। इस कारण इक्वेटर के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है कंपेयर टू पोल्स के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। ये चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, पोल्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पर सबसे कम वैल्यू होती है, क्योंकि इक्वेटर की तरफ अर्थ जो है वो बल्जी शेप में होती है, उसकी रेडियस ज़्यादा होती है, और पोल्स के पास वो चपटी होती है। ठीक है। The reason is that the shape of the earth is not exactly spherical and so the distance of a point on the surface of the earth from its center differs somewhat from place to place. Due to its rotation, the earth bulges at the equator and is flatter at the poles. Its radius is largest at the equator and smallest at the poles. The value of g is thus highest 9.832 meter per second square at the poles and decreases slowly with decreasing latitude. It is lowest 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द इक्वेटर। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेशन के वक्त लेते हैं वैल्यू तो 9.8 लेते हैं इनका मीन वैल्यू। ठीक है, 9.832 प्लस 9.78 डिवाइडेड बाय 2 अप्रोक्सीमेटली 9.8 आता है वो, तो 9.8 ही हम पकड़ते हैं जी की वैल्यू जनरली। बी, चेंज विथ हाइट। अभी हाइट से कैसे चेंज होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वो देखेंगे। As we go above the Earth's surface, the value of R in equation 5 increases and the value of G increases. Equation 5 देखिए ये स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल है अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। कैपिटल G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल r मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। B, change with height. As we go above the earth's surface, the value of r, small r in equation 5 increases. Distance between earth and that object goes on increases. Distance from the center of the earth to center of that object gets increased. And the value of g decreases. तो r जो है वो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है r, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जब बढ़ती है तब टोटल वैल्यू जो है वो कम होते जाती है। However, the decrease is rather small for heights which are small in comparison to Earth's radius. लेकिन जो r की वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा वेरी नहीं करती। देखिए कैपिटल R बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, 6.4 इंटू 10⁻⁶। उसके मुकाबले में हम अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी ज़्यादा ऊपर जाते हैं आसमान में तो उतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उस कारण चेंज इन स्मॉल g इज ऑल्सो वेरी निग्लिजिबल। For example, remember that the radius of the earth is 6400 kilometers.
If an aeroplane is flying at a height of 10 kilometers above the surface of the earth, its distance from the earth's surface changes from 6400 kilometers to 6410 kilometers, and the change in the value of g due to it is negligible. On the other hand, when we consider an artificial satellite orbiting the earth, we have to take into account the change in the value of small g due to the large change in the distance of the satellite from the center of the earth. जब कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट रोटेट करता है तब उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी 36,000 किलोमीटर्स तक होता है अप्रोक्सीमेटली. Some typical heights and the values of g at these heights are given in the following table. अभी देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया है, वहाँ पर g की वैल्यू कैसे वैरी करती है वो दिया है. सरफेस ऑफ द अर्थ, एवरेज वैल्यू ऑफ g, हाइट कितनी होती है, 0 होती है सरफेस पर, तो 9.8 एवरेज वैल्यू पकड़ी जाती है. जैसे कि मैंने बताया कुछ जगहों पर इक्वेटर्स पर 9.83 होता है और पोल्स पर 9.78 होता है, उसकी एवरेज वैल्यू पकड़ी जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. माउंट एवरेस्ट 8.8 किलोमीटर हाइट है उसकी, तो वहाँ पर भी 9.8 ही पकड़ी जाती है, एग्जैक्ट 9.8 होती है, थोड़ी सी कम. मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय मैन मेड बलून 36.6 किलोमीटर्स, तो वहाँ पर इतनी होती है वैल्यू 9.77. हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट 400 किलोमीटर्स होती है वेदर सैटेलाइट की हाइट, आसमान जमीन से ऊपर, वहाँ पर जी होता है 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसकी मैंने जैसे कि बोला 36,000 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेट हाइट होती है, मतलब यहाँ पर दिया है 35,700 किलोमीटर्स, तो वहाँ पर जी की वैल्यू होती है 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलती है वैल्यू, बहुत कम हो जाती है. सी, चेंज विद डेप्थ. अभी डेप्थ, अभी अगर हम अर्थ के भीतर जाएं तो कैसे वेरिएशन होता है वो देखेंगे. द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ. द वैल्यू ऑफ आर इन द इक्वेशन 5 डिक्रीजेस एंड वन वुड थिंक दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला. समझ लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, हम यहाँ से अर्थ के नीचे जा रहे हैं, यहाँ से इतना डीप जाते हैं हम अर्थ के भीतर, इतना डीप चले गए गड्ढा खोद के, ठीक है, तो आपको लगेगा कि आर की वैल्यू कम हो रही है, मतलब जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. जी की वैल्यू भी कम होती है. क्यों? क्योंकि जो कैपिटल एम है ऊपर, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा है जी की वैल्यू, तो कैपिटल एम इतना मास भी कम हो जाता है अर्थ का. यहाँ पर सिर्फ इतनी अर्थ रह जाती है भीतर, कंसिडरेशन इतनी ही अर्थ कंसिडर की जाती है. जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं डीप भीतर अर्थ के बीच में गड्ढा खोद के, तो बाहर का ये अर्थ का लेयर भी कंसिडर नहीं किया जाता, सिर्फ इतनी ही अर्थ कंसिडर की जाती है. मतलब हाइट कम होती है, रेडियस कम होती है, लेकिन उसके साथ मास भी कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसके कारण जी की वैल्यू कम होते जाती है. However, the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases, which means that the value of capital M to be used in the equation 5 also decreases. As a combined result of change in smaller and capital M, the value of G decreases as we go deep down the earth. जैसे जैसे हम अर्थ के भीतर जाते हैं वैसे वैसे कैपिटल M भी कम हो जाते जाता है और कैपिटल R कम होता है, लेकिन उससे ज़्यादा फास्ट कैपिटल एम कम होते जाता है, मास ऑफ अर्थ कम हो जाता है, उसके कारण कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू कम होते जाती है, ना कि बढ़ते जाती है अगर हम अर्थ के भीतर जाए तो भी. विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ? जी नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड सेंटर ही रहेगी. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ ही रहेगी. What will be the value of G at the center of the earth? अभी देखिए उन्होंने पूछा है कि सेंटर ऑफ द अर्थ पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी. तो सेंटर ऑफ द अर्थ में कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी? रेडियस 0, ठीक है. तो देखिए अगर यहाँ पर 0 पुट करते हैं हम, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर मतलब वो 0 हो जाता है, तो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 0 हो जाता है. कोई भी चीज, कोई भी थिंग, एनीथिंग अपॉन 0 बिकम्स इन्फिनिटी. ये इन्फिनिटी का सिंबल है ऐसा,
मराठी में ळ अक्षर होता है ना, ळ, बाळाचं ळ, उसके जैसा इन्फिनिटी का ये सिंबल है। इन्फिनिटी मतलब अनंत, कोई भी चीज एनीथिंग अपॉन जीरो बिकम्स इन्फिनिटी। तो क्या सेंटर ऑफ द अर्थ में जाने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनफाइनाइट हो जाती है? नहीं, क्योंकि मास ऑफ द अर्थ बिकम्स आल्सो जीरो। तो क्या है, ये हाइपोथेटिकल है, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आल्सो बिकम्स जीरो व्हेन वी गो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये याद रखिए। Every planet and satellite has different mass and radius. Hence, according to equation 6, the values of g on their surfaces are different. देखिए, हर एक सैटेलाइट, हर एक प्लैनेट का मास अलग अलग होता है, उसका रेडियस अलग होता है। सैटर्न का अलग मास होगा, उसकी रेडियस अलग होगी। जुपिटर का अलग मास होगा, उसकी रेडियस अलग होगी। तो उनके उनके मास और उनके उनके रेडियस के अनुसार जो उनकी वैल्यू जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग प्लैनेट्स पर या अलग अलग सैटेलाइट्स पर अलग अलग होती है। ऑन द मून इट इज अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ। मून पर स्मॉल जी की वैल्यू 1/6 ऑफ अर्थ्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एज अ रिजल्ट, यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन जंप 6 टाइम्स हायर ऑन द मून एज कंपेयर टू दैट ऑन द अर्थ। अगर हम सेम फोर्स लगाकर, यहाँ पर जितना फोर्स लगाकर हम 1 फुट हाइट तक जंप कर सकते हैं, उतना ही फोर्स अगर हम मून पर लगाएंगे जंप करने के लिए, तो हम 6 फीट हाइट तक जाएंगे, 6 टाइम्स हायर जाएंगे। मास एंड वेट, अभी ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। मास और वेट में फ़र्क क्या है? कई बार हम ये सेम चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों शब्दों का प्रयोग हम सेम बातों के लिए करते हैं, लेकिन मास और वेट में फ़र्क होता है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मास मतलब किसी भी वस्तु में जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मास। अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। वो किलोग्राम में गिना जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। इट्स मास की वैल्यू कहीं पर भी आप गिने, अर्थ पर गिने, मून पर गिने, जुपिटर पर गिने, सैटर्न पर गिने, मार्स पर गिने, कहीं पर भी गिने, तो वो मास की वैल्यू सेम रहेगी, वो कभी भी बदलेगी नहीं। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट। एंड according to Newton's first law, it is the measure of the inertia of an object. Higher the mass, higher is the inertia. मास जितना ज़्यादा उतनी inertia उस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा। ठीक है, heaviness। अभी वेट क्या है वो देखते हैं। The weight of an object is defined as the force with which the earth attracts the object. देखिए, मतलब gravitational force acting on the object is called वेट। वेट की दूसरी डेफिनेशन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। तो देखिए, फोर्स मतलब क्या? ma। देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो A इज इक्वल टू जी, तो F इज इक्वल टू एम जी। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वेट। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट हो रहा है उसे बोलते हैं वेट। ठीक है, इसका दूसरा नाम है वेट। ठीक है, इसका यूनिट होता है न्यूटन। वेट का यूनिट अगर किसी ने पूछा तो आप गलती से बोल सकते हैं कि किलोग्राम होता है, कितना केजी है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, वेट का जो असल यूनिट है वो न्यूटन है। ठीक है, और मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है। द फोर्स F ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन बी रिटन यूजिंग इक्वेशन 4. Therefore, weight W is equal to F is equal to mg. G is equal to capital G capital M upon capital R square. Weight being a force, its SI unit is Newton. तो weight
फोर्स है, इस कारण उसका यूनिट भी न्यूटन होगा। ऑल्सो द वेट बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट करता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। एज द वेट of small g is not same everywhere, the weight of an object changes from place to place, though its mass is constant everywhere। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट लेंगे आप, m मास है जिसका, तो अगर आप उसका वेट अर्थ पर करोगे तो वो अलग होगा, मून पर करोगे तो वो अलग होगा, मार्स पर करोगे तो वो अलग होगा, जुपिटर पर अलग होगा, सैटर्न पर अलग होगा, क्योंकि वहां पर स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बदल रही है, स्मॉल जी की वैल्यू बदल रही है, इस कारण वेट की वैल्यू भी बदलेगी। ऑल दो स्मॉल एम मास इज सेम, पर जी की वैल्यू बदलने के कारण वेट की वैल्यू बदलेगी। ठीक है, दो इट्स मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। कॉलोक्वियली मतलब इनफॉर्मली, फॉर्मली इनफॉर्मली we use weight for both mass and weight and measure the weight in kilograms which is the unit of mass। हम गलती से कई बार बोलते हैं, जनरल यूज में हम वेट और मास एक ही चीज को बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज व्हेन वी से दैट राजूज वेट इज 75 kg, वी आर टॉकिंग अबाउट राजूज मास। जब हम बोलते हैं कि 75 kg है राजू का वेट, तो एक्चुअल में हम उसका मास बता रहे होते हैं, ना कि वेट। What we mean is that Raju's weight is equal to the gravitational force on 75 kg mass. As Raju's mass is 75 kg, his weight on Earth is, अर्थ पर उसका वेट कितना होगा, F इज इक्वल टू mg, मतलब 75 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 735 न्यूटन। राजू अगर 75 kg उसका मास है तो उसका वेट अर्थ पर कितना होगा, 735 न्यूटन इतना होगा। द वेट ऑफ 1 kg मास इज 1 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 1 kg मास का वेट अर्थ पर 9.8 न्यूटन है। आवर वेइंग मशीन्स टेल अस द मास। The two scale balances in shops compare the two weights, that is two masses। अभी यहां पर use your brain power। Will your weight remain constant as you go above the surface of the earth? नहीं, क्योंकि देखिए g की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कैपिटल आर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, उसके कारण स्मॉल जी की वैल्यू कम होते जाएगी, उसके कारण वेट की वैल्यू कम होते जाएगी। सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉल लैडर, इफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2r, व्हाट विल बी योर वेट। अभी देखिए, वेट मतलब mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी g की वैल्यू हमने देखी इक्वेशन नंबर 5 में, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी r की वैल्यू क्या दी है, 2r दी है, हाइट टोटल, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का, 2r है। अभी देखिए, वेट, ओरिजिनल वेट है mg, g की वैल्यू है gm कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो w, ओरिजिनल वेट की वैल्यू उसे w बोलते हैं, तो क्या कितनी होगी, जी एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अभी r की वैल्यू है 2r, तो देखिए यहां पर r की जगह पर 2r रखते हैं, देखेंगे क्या होता है। तो नया वेट समझते हैं w डैश, तो w डैश है कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 2r होल स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर दोनों को है लागू, 2 को भी लागू है और r को भी लागू है, ठीक है, सिर्फ r को नहीं है ये लागू, 2 को भी लागू है। तो उसका क्या हुआ, gmm अपॉन 4r स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर मतलब w, तो ये w बाय 4, मतलब if your distance from the center of the earth is 2r, then weight will be 1/4। Suppose you are standing on a tall ladder, if your distance from the center of the earth is 2r, what will be your weight? Weight will be 1/4 of original weight on earth। ठीक है, अभी ये देखते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल। If a person weighs
750 Newton on Earth, how much would be his weight on the moon given that moon's mass is 1/81th of that of Earth and its radius is 1/3.7 of that of Earth. weight on Earth कितना है? 750 न्यूटन है. रेशियो ऑफ मास ऑफ द अर्थ ME टू मास ऑफ द मून. देखिए मास ऑफ द अर्थ को ME बोलते हैं और मास ऑफ द मून को MM बोलते हैं. तो ME अपॉन MM इज इक्वल टू 81. देखिए मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून इज इक्वल टू 81 है. कैसे उन्होंने क्या बोला है कि मून्स मास इज 1/81 दैट ऑफ अर्थ मास. मतलब मून्स मास MM इज इक्वल टू ME/81. मास ऑफ अर्थ जितना है उसके 1/81 टाइम्स मून का मास है. ठीक है, तो ये ME इधर ले गए हम, ये 81 इस साइड में ले गए और MM नीचे ले गए उस साइड पे. तो ME अपॉन MM इज इक्वल टू 81 आ जाएगा. ये देखिए ये ME अपॉन MM इज इक्वल टू 81. बाद में रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ RE टू रेडियस ऑफ मून RM, RE अपॉन RM इज इक्वल टू 3.7. उसी तरीके से RM इज इक्वल टू RE अपॉन 3.7. तो 3.7 उस तरफ ले गए तो, और ये MM इधर लेके गए तो RM इधर लेके गए तो RE अपॉन RM इज इक्वल टू 3.7. लेट द मास ऑफ द पर्सन बी स्मॉल m kg. वेट ऑन द अर्थ mg इज इक्वल टू 750 g me स्मॉल m अपॉन RE स्क्वायर. देयरफॉर स्मॉल m इज इक्वल टू 750 RE स्क्वायर अपॉन g m E. वेट ऑन मून स्मॉल m g mm अपॉन RM स्क्वायर. ठीक है, तो अभी यहां पर MM की जगह पर और RM की जगह पर ये वैल्यूज पुट करते हैं. यहां से जो मिलती है हमें, ये यहां से जो प्राप्त होती है हमें वैल्यूज, वो वैल्यूज पुट करते हैं. देखिए MM कितना होता है? MM ME अपॉन 81 होता है और RM होता है RE अपॉन 3.7. 750 RE स्क्वायर GME इंटू GMM अपॉन RM स्क्वायर इज इक्वल टू 750 RE स्क्वायर अपॉन RM स्क्वायर इंटू MM अपॉन ME इज इक्वल टू 750. ये रेशियो पुट कर दिया वहां पर. 3.7 स्क्वायर इंटू 1/81 is equal to 126.8 Newton. The weight on the moon is nearly 1/6 of the weight on the earth. We can write the weight on the moon as mgm. Gm is the acceleration due to gravity on the moon. Thus gm is 1/6 of the g on earth. देखिए acceleration due to gravity on moon is 1/6 to that of acceleration due to gravity on earth. अभी आपको ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पता है क्या? डू यू नो ग्रेविटेशनल वेव्स? वेव्स आर क्रिएटेड ऑन द surface of the water when we drop a stone into it. Similarly, you must have seen the waves generated on a string when both its ends are held in hand and it is shaken. देखिए जब एक पानी पर हम एक पत्थर डालते हैं तो वेव्स बनते हैं पूरे सर्कुलर शेप में जो दूर जाते हैं. अगर आप हाथ में एक रस्सी पकड़े हुए हैं और उसको हिलाते हैं तो उसमें भी वेव्स बनते हैं. तो लाइट इज आल्सो अ टाइप ऑफ वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट भी एक वेव का ही रूप है. गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Astronomical objects emit these waves and we receive them using our instruments. ये सारे जो है अलग अलग तरह के रेज या वेव्स वो हम कैप्चर करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा. All our knowledge about the universe has been
ऑब्टेन्ड थ्रू दीज वेव्स। यूनिवर्स के बारे में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसके जरिए हमें प्राप्त होती है। ग्रेविटेशनल वेव्स आर अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स। दे हैव बीन कॉल्ड द वेव्स ऑन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। Einstein predicted their existence in 1916. These waves are very weak and it is very difficult to detect them. ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, उनकी वैल्यू बहुत कम होती है, नाजुक होते हैं वो, उनको डिटेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है ग्रेविटेशनल वेव्स को। Scientists have constructed extremely sensitive instruments to detect the gravitational waves emitted by astronomical sources. Among these, LIGO Interferometric Gravitational Wave Observatory is the prominent one. Exactly after 100 years of their prediction, scientists detected these waves coming from the astronomical source. Indian scientists have contributed significantly in this discovery. This discovery has opened a new path to obtain information about the यूनिवर्स। इससे इन यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स के शुरुआत की स्टेज में वो कैसे रूप में था, यूनिवर्स का भविष्य क्या होगा, ये सभी नॉलेज हम गेस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। फ्री फॉल, ट्राई दिस। टेक अ स्मॉल स्टोन, होल्ड इट इन योर हैंड, विच फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द स्टोन, नाउ रिलीज द स्टोन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्टोन आफ्टर यू रिलीज इट। देखिए, अगर कोई स्टोन आपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो उस पर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे के दिशा में एक्ट हो रहा है और वही अपोजिट फोर्स जो है वो हाथ की द्वारा एक्ट हो रहा है ऊपर की दिशा में। ठीक है, ऐसे दो अपोजिट फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, उस कारण वो मूव नहीं हो रहा, हमारे हाथ में रुका हुआ है स्टोन, नीचे नहीं गिर रहा। जिस समय वो बैलेंस बिगड़ जाएगा उस समय वो गिरेगा। वी नो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ एक्ट्स ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी का फोर्स हर ऑब्जेक्ट पर काम करता है, अर्थ पर जो है वो। व्हेन वी वेर होल्डिंग द स्टोन इन आवर हैंड, द स्टोन वॉज एक्सपीरियंसिंग दिस फोर्स बट इट वॉज बैलेंस्ड बाय अ फोर्स दैट वी वेर अप्लाइंग ऑन इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, हमारे हाथ में स्टोन पकड़ा हुआ था, वो नहीं गिर रहा था। क्यों नहीं गिर रहा था? क्योंकि हमने उसे हाथ में पकड़ा हुआ, फोर्स अप्लाई कर रहे थे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर वाली दिशा में हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे। एज अ रिजल्ट द स्टोन रिमेन एट रेस्ट। वंस वी रिलीज द स्टोन फ्रॉम आवर हैंड्स, the only force that acts on it is the gravitational force of the earth and the stone falls under its influence। एक बार हमने हाथ से छोड़ दिया, हमारे हाथ का फोर्स निकाल दिया, तो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रहा है, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर, उसके प्रभाव के अंदर वो नीचे गिरता है। whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be falling freely। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर फ्रीली फॉल होता है, कोई भी दूसरा रोकने वाला फोर्स नहीं होता उसे अपोजिट दिशा में, तब उसे कहते हैं फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। दस द रिलीज स्टोन इज इन अ फ्री फॉल। इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। स्टार्टिंग में जीरो थी ऑब्जेक्ट की, स्टोन की वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है ग्रेविटी का उसके ऊपर। एक्सेलरेशन जहां पर होता है वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होते जाती है। ठीक है, तो उसके कारण उस स्टोन की वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो होती है और नीचे गिरते 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 बढ़ती जाती है। ड्यूरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बुओयंट फोर्स आल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स, और एयर जो है वो तैराती है थोड़ा सा। स्टोन तो भारी होता है, लेकिन समझ लीजिए एक फेदर छोड़ रहे हैं हम, एक पीस पंछी का जो होता है वो फेदर छोड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर बॉयंट मतलब तैरता है, वो जो फेदर होता है वो एयर के कारण तैरता है, धीरे धीरे आता है नीचे, तो उसे बोलते हैं बॉयंट फोर्स। जैसे पानी के ऊपर नाव तैरती है ना, उसका भी पानी का बॉयंट फोर्स कहते हैं उसे। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक काम करता है और बॉयंट फोर्स, दो फोर्सेस एक्ट करते हैं ऑन द ऑब्जेक्ट। दस ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। जहां पर वैक्यूम होते हैं, जब वैक्यूम होती है
तभी फ्री फॉल पॉसिबल होता है। एक्चुअल में फ्री फॉल मतलब आइडियल फ्री फॉल जो है वो पॉसिबल नहीं होता। एयर का रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत तो होता ही है। फॉर अ freely falling object, the velocity on reaching the earth and the time taken for it can be calculated by using Newton's equations of motion. For free fall, initial velocity u is equal to 0. फ्री फॉल देखिए यहाँ ऊपर से गिर रही है ऑब्जेक्ट, मतलब पहले हमने हाथ में पकड़ी हुई थी तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, u इज इक्वल टू 0. इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u, दैट विल बी 0 एंड द एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g, क्योंकि एक्सेलरेशन जो भी उस ऑब्जेक्ट पर चल रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो डिनोट किया जाता है g से. Thus we can write the equations as v is equal to gt. तो फ्री फॉल के लिए जो तीन मतलब न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो है वो तीन न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है फ्री फॉल के लिए कैसे मॉडिफाई होंगी वो देखेंगे. पहले ओरिजिनल न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन देखते हैं. क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, u कितना है यहाँ पर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0. a कितना है? g है, a इज इक्वल टू g. तो v कितना होगा? v इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी, मतलब v इज इक्वल टू जी टी. देखिए v इज इक्वल टू जी टी. अभी नेक्स्ट न्यूटन्स इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू g, मतलब s इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाय 2. ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर बाय 2. अभी नेक्स्ट है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. u स्क्वायर 0 हो गया, a मतलब g, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. ऐसे तीन इक्वेशंस होते हैं फ्री फॉलिंग के लिए. ये तीन इक्वेशंस होते हैं न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट. फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, ग्रेविटेशन इज निगेटिव. देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर की दिशा में फेंकते हैं, जब नीचे की दिशा में आ रही है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रहा है. जब हम उल्टी दिशा में फेंकते हैं, ऊपर की दिशा में फेंकते हैं, तब भी उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, लेकिन वो नीचे बुला रहा है. वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाना चाहती है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो उसे नीचे खींच रही है. तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होते जाती है. जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होते जाती है. ठीक है, इसे कहते हैं रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन. मतलब जब एक्सेलरेशन ऐसा हो कि उसकी स्पीड कम कर रहा हो ऑब्जेक्ट की, तो उसे बोलते हैं रिटार्डेशन, और उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव पकड़ी जाती है उस समय. तो फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन इज निगेटिव, दैट इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी एंड इज टेकन टू बी माइनस जी पकड़ी जाती है. जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तब एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी ली जाती है. द मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज द सेम बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव एक्सेलरेशन. द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, दस दे आर इन फ्री फॉल. देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड मून यही सिर्फ फ्री फॉल है. डू यू नो the value of g is same for all objects at a given place on the earth. Thus any two objects irrespective of their masses or any other properties, when they dropped from the same height and falling freely will reach the earth at the same time. देखिए दो ऑब्जेक्ट्स अगर अलग अलग मास की, एक बहुत ही मतलब 100 किलो मास की एक ऑब्जेक्ट है और एक 10 किलो की है. दो ऑब्जेक्ट्स है, एक 100 किलो की ऑब्जेक्ट है और दूसरी 10 किलो की ऑब्जेक्ट है. दोनों हमने हाइट से एक ही सेम हाइट से सेम टाइम पर छोड़ दी, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही समय पर नीचे आएगी, वो अर्थ को टच करेगी एक ही समय पर. वो चाहे उनका मास अलग अलग क्यों ना हो, एक 100 किलो की हो और एक 10 किलो की क्यों ना हो, दोनों एक ही समय पर अर्थ को टच करेगी.
ऐसा नहीं होगा कि जो 10 किलो की है वो बाद में आएगी और 100 किलो की जल्दी आएगी, ऐसा नहीं होगा। दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर अर्थ को टच करेंगे। When dropped from the same height and falling freely will reach the earth at the same time. Galileo is said to have performed an experiment around 1590 in the Italian city of Pisa. He dropped two spheres of different masses from the leaning tower of Pisa to demonstrate that both spheres reached the ground at the same time. When we drop a feather and a heavy stone at the same time from a height, they do not reach the earth. देखिए, अगर हमने एक फेदर, पंछी का फेदर और एक हेवी स्टोन एक ही समय पर छोड़ दिया तो फेदर बाद में आता है, स्टोन जो है वो पहले आता है। क्यों? क्योंकि फेदर को एयर का रेजिस्टेंस होता है। एयर का फेदर बहुत हल्का होता है और फेदर को एयर का रेजिस्टेंस, हवा में उड़ते उड़ते तैरते तैरते वो आता है, लेकिन स्टोन में हवा में तैरता नहीं है वो। ठीक है, they do not reach the earth at the same time. The feather experiences buoyant force and a frictional force due to air and therefore floats and reaches the ground slowly. Buoyant force, तैरता है feather, later than the heavy stone. The buoyant and the frictional forces on the stone are much less than the weight of the stone and does not affect the speed of the stone much. स्टोन पर भी ये दोनों फोर्सेस एक्ट होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स और बॉयंट फोर्स, लेकिन स्टोन का वेट, स्टोन का मास जो होता है वो उससे बहुत ज़्यादा भारी होता है, वो निग्लिजिबल होता है बॉयंट फोर्स उसके मुकाबले में। रिसेंटली द साइंटिस्ट परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम एंड शोड दैट द फेदर एंड स्टोन इंडीड रीच द अर्थ एट द सेम टाइम। अभी ये जो URL है उसे कॉपी करके आप वो एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं जिसमें वैक्यूम में ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। क्या, कौन सा? जिसमें फेदर और स्टोन एक ही बार में हाइट से छोड़े गए हैं, तो दोनों सेम टाइम को रीच करते हैं अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, अभी सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं। An iron ball of mass 3 kg is released from a height of 125 meters and falls freely on the ground to the ground. Assuming that the value of g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अभी यहाँ पर दी है g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें यही लेनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर एग्जांपल में दी है वैल्यू तो वही वैल्यू लेनी है, अगर नहीं दी है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। ठीक है, कैलकुलेट फर्स्ट टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, third the height of the ball at the half of the time it takes to reach the ground. अब देखिए मास कितना है, बॉल का मास 3 kg है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, हाइट है मतलब डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल इज 125 मीटर्स। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, u इज इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है, 0 है, a कितना है, g है, s इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू 0 इंटू t प्लस हाफ इंटू 10 t स्क्वायर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 125, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 125 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 25, t इज इक्वल टू 5s, 5 सेकेंड्स। द बॉल टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। अगर 125 मीटर्स की स्पीड से हम छोड़े 3 kg का बॉल तो वो 5 सेकेंड में जमीन पर आएगा अगर g की वैल्यू 10 है तो। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन of motion find velocity, final velocity v is equal to u plus at, v is equal to u plus at, u कितना है, 0 है, a कितना है, 10 है, t अभी हमने फाइंड किया 5 सेकेंड, 5, 0 प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी जब वो बॉल जमीन पर गिरेगा, जिस समय गिरेगा उस समय उसकी वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। Final velocity. The velocity of the ball on reaching the ground is 50 meter per second. Third, half time t is equal to 5 by 2 is equal to 2.5 second. Half time में बॉल की
हाइट कितनी होगी वो निकालना है। तो बॉल्स हाइट एट दिस टाइम एस इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा एस निकालना है। 2.5 एस सेकेंड के समय एस निकालना है। एस मतलब डिस्टेंस ट्रैवल मतलब हाइट, यहाँ पर वर्टिकल है इसलिए हाइट। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 0, टी यहाँ पर 2.5 है लेकिन 0 इंटू टी 0 हो जाएगा। हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ जी 10 इंटू 2.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 31.25 मीटर्स। Thus the height of the ball at the half time is 125 minus 31.25 is equal to 93.75 मीटर्स। देखिए यहां से उसने जर्नी शुरू की है आयरन बॉल ने ऊपर से, ठीक है। ये टोटल हाइट है 125 मीटर्स, इसका मास है 3 kg, ठीक है। तो ये जर्नी ट्रैवल शुरू की है उसने। तो हमने ये निकाला है कि हाफ टाइम में 2.5 सेकेंड्स में इसको टोटल जमीन पर आने के लिए 5 सेकेंड लगे हैं, लेकिन हाफ टाइम में 2.5 सेकेंड्स में उसने कितनी जर्नी की है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब ऊपर से कितनी जर्नी की है वो हम निकाल रहे हैं ये न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। उसमें क्या आ रहा है 31.25 मीटर्स। तो ये जो है ये डिस्टेंस आ रहा है 31.25 मीटर्स, लेकिन हमें क्या पूछा है, हाइट निकालनी है, जमीन पर से हाइट निकालनी है, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। तो 125 माइनस 31.25, ये 31.25 इज इक्वल टू हाइट आएगी, ठीक है, ये 93.75, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, कंफ्यूजन मत होने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। A tennis ball is thrown up and reaches a height of 4.05 meters before coming down. What was its initial velocity? How much total time will it take to come down? Assume g is equal to 10 meters per second square. For the upward motion of the ball, the final velocity of the ball, देखिए ऊपर जाने के बाद ऐसे यहाँ से फेंका हमने ऊपर तक, ऊपर टॉप मोस्ट एंड पर बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी वेलोसिटी, और वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, मतलब टॉप मोस्ट एंड पर फाइनल वेलोसिटी जो होगी बॉल की वो 0 होगी, ठीक है। v इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल इज इक्वल टू 4.05 मीटर्स। ये जो डिस्टेंस टोटल ट्रैवल्ड है, हाइट 4.05 मीटर्स है। एक्सेलरेशन है, निगेटिव लेना पड़ेगा एक्सेलरेशन अभी, a इज इक्वल टू माइनस जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की दिशा में जा रही है तो स्पीड कम होते जा रही है, उससे निगेटिव एक्सेलरेशन बोलना पड़ेगा। फिर यूजिंग न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v यहाँ पर 0 है फाइनल वेलोसिटी, यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 है, इंटू s डिस्टेंस ट्रेवल्ड 4.05, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81, u इज इक्वल टू स्क्वायर रो 81, तो 9 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है वो 9 मीटर पर सेकेंड है। नाउ लेट अस कंसिडर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। अभी समझते हैं ऊपर से जाने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है वो बॉल। सपोज द बॉल टेक्स t सेकेंड्स टू कम डाउन, t सेकेंड्स में वो नीचे आ रहा है ऐसा समझते हैं। नाउ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0। अभी ये देखिए यहां से ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं हम जर्नी, तो ऊपर से स्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग स्पीड कितनी हुई है उसकी, 0 हो गई, ठीक है। u इज इक्वल टू 0 हो गई, ये हम भूल जाएंगे, अभी सिर्फ यहां से ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है ऐसा समझते हैं। तो u इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू 4.05 मीटर्स। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है 4.05 मीटर्स। एज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, अभी नीचे की तरफ आ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है। एज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू +10 मीटर्स पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u है 0, a है 10, ठीक है। 4.05 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 10 टी स्क्वायर।
टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4.05/5। ठीक है, ये 2 10 5 हो गया, इज इक्वल टू 0.81, तो t इज इक्वल टू 0.9 सेकेंड। द बॉल विल टेक 0.9 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। अगर इसे आसानी से करना है तो समझ लीजिए 81 इंटू 10⁻², 81 इंटू 10⁻², ऐसा समझ लीजिए। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको 9 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.9 होगा ये। The ball will take 0.9 seconds to reach the ground. It will take the same time to go up. Thus, the total time taken is equal to 2 into 0.9, 1.8 seconds. ठीक है, जितना समय बॉल को जमीन पर गिरने में लगा उतना ही समय ऊपर जाने में लगेगा, मतलब टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 times 0.9 इज इक्वल टू 1.8 सेकेंड। Use your brain power. According to Newton's law of gravitation, Earth's gravitational force is higher on the object of larger mass. Why doesn't that object fall down with higher velocity as compared to an object with lower mass? देखिए, मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। हमने देखा है स्मॉल जी की वैल्यू किस पर डिपेंडेंट होती है? देखिए, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां पर भी कहीं पर भी स्मॉल एम नहीं है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट ही नहीं करती। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना भी भारी रहे या फिर हल्का रहे, कुछ भी रहे, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, अर्थ अपने तरफ वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ही खींचेगी। इस कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरेगी तब सेम वेलोसिटी से गिरेगी, चाहे वो हल्की हो या भारी हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल्स के सब्सक्राइबर्स बढ़ाते जाइए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।